हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स में हम चैप्टर नंबर 5 मशीन पढ़ रहे थे, जिसका कि ये पार्ट 4 है एंड मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें कि हम मशीन के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के जो 10 टॉपिक पढ़े थे मशीन के, उसके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा लिए थे। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी एंड आप सभी ने पिछली क्लास को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये हम मशीन के रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा 11वां टॉपिक है परिवर्तनीय मशीन, यानी रिवर्सिबल मशीन क्या होती है। इसके बाद दूसरी मशीन देखेंगे हम अपरिवर्तनीय मशीन या स्वतः लॉकिंग मशीन। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इरिवर्सिबल मशीन या फिर सेल्फ लॉकिंग मशीन। एंड इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट हमारी लिफ्टिंग मशीन पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है लीवर। तो लीवर हम ऑलरेडी मूवमेंट एंड कपल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे गिरनी यानी पुली। पुली के बाद पढ़ेंगे हम वेस्टर्न की व्यासांतरी गिरनी। इसके बाद देखेंगे साधारण पहिया तथा धुरी यानी सिंपल व्हील एंड एक्सल, फिर व्यासांतरी पहिया तथा धुरी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। इसके बाद साधारण स्क्रू जैक पढ़ेंगे, फिर व्यासांतरी स्क्रू जैक पढ़ेंगे एंड इसके बाद साधारण बर्म तथा बर्म पहिया। इस तरह से ये 8 हमारी लिफ्टिंग मशीन है, जिनमें से हमें 7 पढ़नी है। लीवर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड 2 हम ऊपर वाली मशीन पढ़ेंगे, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय मशीन। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं मशीन चैप्टर में। अब इन टॉपिक्स को दोस्तों हम किस वे में कवर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इसकी तो केवल डेफिनेशन और कंडीशन पूछी जाती है कि कौन सी मशीन परिवर्तनीय होगी, कौन सी अपरिवर्तनीय होगी। क्या डेफिनेशन है, क्या कंडीशन है, बहुत आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हम ये इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन है, इसमें लीवर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड हम पढ़ेंगे पुली। तो आज का जो लेक्चर होगा स्पेशली वो पुली के ऊपर है। सबसे पहले हम पुली को डिफाइन करेंगे, डायग्राम समझाएंगे क्या होता है पुली, कैसे वर्क करती है पुली। ये सब समझने के बाद फिर हम 2 टाइप की पुली पढ़ेंगे। एक हमारी चल गिरनी होती है यानी मूवेबल पुली होती है, दूसरी अचल गिरनी होती है जो फिक्स रहती है एक जगह पर, उसे कहते हैं अचल गिरनी। ठीक है, 2 गिरनी इस तरह पढ़ेंगे। इसके बाद हम पुली के कुछ सिस्टम देखेंगे यानी निकाय देखेंगे, जब एक साथ कई सारी पुली को आपस में मिला करके वर्क किया जाता है, काम किया जाता है, तो पुली का सिस्टम बनता है। 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे हम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिस्टम पुली के। तीनों के फॉर्मूले देखेंगे, डेरिवेशंस भी देखेंगे, काफ़ी स्टडी करेंगे डिटेल में हम पुली के बारे में। एंड कोशिश करेंगे हम वेस्टर्न की व्यासांतरी पुली भी इसी लेक्चर में कवर कर लें, बिकॉज पुली बहुत ज़्यादा ब्रॉड है अपने आप में, इसीलिए इस लेक्चर में केवल और केवल हम पुली को ही डिस्कस करेंगे। आपको पुली को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज मशीन में बहुत ज़्यादा दिया है पुली के बारे में, इसलिए इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, और बाकी जितना आज कवर हो पाता आज करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा इतना सब कुछ। तो सबसे पहले आप सभी हेडिंग लिख लेंगे, परिवर्तनीय मशीन यानी रिवर्सिबल मशीन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं नीचे का, रफ करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं अपना पहला टॉपिक यानी परिवर्तनीय मशीन, रिवर्सिबल मशीन क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल, रिवर्स होना मतलब परिवर्तन हो जाना। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि ऐसी कोई भी मशीन जिस पे आपने कोई प्रयास लगाया, प्रयास लगा के बाहर क्या होता है, उठ जाता है। लाइक डेट, मैंने जैसे ये कोई लीवर ले लिया, ठीक है, हमने इधर कोई वेट था, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये कोई वेट था, आपने इधर क्या किया, एक प्रयास लगाया कोई पी, ये प्रयास पी लगा के ऐसे नीचे खींचा, तो क्या होगा, ये वेट आपका ऊपर की ओर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ये जो वेट है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रयास लगाने पर। लेकिन जब हम इस प्रयास को हटा लेंगे तो उसके बाद ये जो भार है ये पुनः नीचे की ओर यानी विपरीत दिशा में है, कार्य करना शुरू कर दे, तो ऐसी मशीन को हम परिवर्तनीय मशीन कहेंगे। और अगर इस प्रयास को हटाने के बाद ये जो भार था ये यहीं पर रुक जाता, नीचे नहीं आता, तो इसको हम सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। ये लॉक हो जाती मशीन, डेट मीन्स प्रयास हटाने के बाद भी ये भार नीचे की ओर आकर के कोई कार्य नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। जब किसी मशीन पर लगाया गया प्रयास धीरे धीरे हटा लिया जाता है, तब भार विपरीत दिशा में चलता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रयास लगाया, भार ऊपर की ओर उठ गया, इस तरह से ऊपर को उठा। जैसे हमने ये प्रयास यहाँ से हटा लिया, पहले हमने ऐसे नीचे की ओर लगाया, ये जब हमने हटा लिया
जब प्रयास हटाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, तो इस तरह से वेट नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऐसी मशीन क्या होगी, परिवर्तनीय मशीन होगी। ठीक है, तो जब प्रयास धीरे धीरे हटा लिया जाता है तो भार विपरीत दिशा में चलता है, और इस प्रकार की मशीन को हम परिवर्तनीय मशीन कहते हैं, रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिखिए आगे, यह मशीन विपरीत दिशा में भी भार के कारण कुछ कार्य कर सकने में समर्थ होती है। कार्य कैसे करेगी, तो आप सभी ने पढ़ा है, वर्क जो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल का काम कौन करेगा, ये भार नीचे की ओर चल के आ रहा है तो बल की जगह तो भार हो गया, एंड ये जितनी भी डिस्टेंस नीचे की ओर चलेगा, लाइक दैट सपोज x दूरी चल गया, तो W इंटू एक्स ये क्या कार्य हो गया आपका, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर वर्क लिख देता हूँ पूरा में, वर्क। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ विस्थापन तय किया गया है, कुछ दूरी तय की गई है, ये नीचे की ओर चला है, और जहाँ भी दूरी तय करेगा कोई बल वहाँ कार्य जरूर होता है, आप सभी जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको सिर्फ 2 लाइन जो लिखी हुई हैं, यही 2 लाइन आपको याद रखनी है। मैंने डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। क्या बोलेंगे, एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे कि ऐसी कोई भी मशीन जिस पे हमने प्रयास लगाया और उस प्रयास को धीरे धीरे हटा लिया, तो वह मशीन पे जो भार था वो विपरीत दिशा में चलता है, और विपरीत दिशा में चलने के कारण ये कुछ कार्य करने में भी सक्षम होता है। तो इस प्रकार की मशीन को हम परिवर्तनीय मशीन कहते हैं। आप यहाँ देख देख के इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब एग्जाम में जो पूछेगा वो इसकी कंडीशन पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मशीन कब परिवर्तनीय मशीन होगी, तो जिस किसी भी मशीन की इफिशियंसी यानी दक्षता 50% से ज़्यादा होगी, वही मशीन आपकी परिवर्तनीय मशीन होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि परिवर्तनीय मशीन की इफिशियंसी 50% से ज़्यादा होती है, और किसी भी मशीन की इफिशियंसी का मतलब है कार्य करने की क्षमता उसकी, अगर 50% से ज़्यादा है तो विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। तो क्या कहेंगे, यदि किसी लिफ्टिंग मशीन की इफिशियंसी 50% से अधिक है तो वह मशीन परिवर्तनीय मशीन होगी। तो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सब आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको परिवर्तनीय मशीन क्या होती है, क्लियर ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरी मशीन की, अपनी अपरिवर्तनीय मशीन। जस्ट उल्टी होगी, इसकी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जब किसी मशीन पर लगाया गया प्रयास धीरे धीरे हटा लिया जाता है, तब भी भार विपरीत दिशा में नहीं चलता, विपरीत दिशा में भार नहीं चलेगा। हमने ये प्रयास हटाया, भार ऊपर तो उठ गया था ये प्रयास लगाने से, जब इस प्रयास को हटा लिया तो ये भार यहाँ से अब नीचे नहीं आएगा चल करके, तो ऐसी मशीन हमारी सेल्फ लॉकिंग मशीन हो जाएगी, वो लॉक हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, वो अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं होगा उसमें अब। ठीक है, और आगे क्या कह देंगे, इस प्रकार की मशीन को अपरिवर्तनीय मशीन कहते हैं, और यह मशीन विपरीत दिशा में भार के कारण कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होती है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, मैं लिख दूं यहाँ पर परिवर्तनीय मशीन, 12 नंबर पे अपरिवर्तनीय मशीन, यानी इंग्लिश में कह देंगे इरिवर्सिबल मशीन, IRR। ठीक है, इरिवर्सिबल मशीन। और इसका एक और नाम होता है दोस्तों स्वतः लॉकिंग मशीन, दूसरा नाम होता है इसका स्वतः लॉकिंग, स्वतः लॉकिंग मशीन। इंग्लिश में कह दीजिएगा आप सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है, लिख लेंगे ना, सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल उल्टा। जब किसी मशीन पर लगाया गया प्रयास धीरे धीरे हटा लिया जाता है, तब भार विपरीत दिशा में नहीं चलता। यहाँ पर नहीं वर्ड जोड़ लीजिएगा, विपरीत दिशा में नहीं चलता, नहीं चलता है। इस प्रकार की मशीन को अपरिवर्तनीय मशीन कहते हैं। यह मशीन विपरीत दिशा में भी भार के कारण कोई कार्य नहीं कर सकती, कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होगी, कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी, यदि किसी लिफ्टिंग मशीन की इफिशियंसी 50% से कम या बराबर, 50% से कम या बराबर हो, कम या बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपरिवर्तनीय मशीन।
याद रहेगा ना, जस्ट उल्टा कर दिया उसी का, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, कंडीशन इसमें क्या रहेगी, इफिशियंसी या तो 50% से कम होगी या फिर बराबर होगी। याद रहेगा ना सभी को। तो ये आपकी दूसरी मशीन भी हो गई, अपरिवर्तनीय मशीन भी हो गई, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको परिवर्तनीय मशीन और अपरिवर्तनीय मशीन समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पुली की तरफ। अब पुली को आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत ध्यान से समझना है, तो इसको रफ करते हैं एंड अपनी अगली हेडिंग लिखते हैं, टॉपिक नंबर 13 कह देंगे हम, 13वां टॉपिक पुली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक घिरनी की, जिसे इंग्लिश में हम पुली कहते हैं। अब ध्यान से सुनना आप पुली, जब भी आपको पुली की डेफिनेशन देनी हो तो आपने देखी भी होगी जनरल लाइफ में पुली, जैसे पहले टाइम में कुएं से पानी खींचा जाता था, जिसमें बीच में पुली लगी होती थी, पहिया जैसा जो होता था जिस पर रस्सी लपेटते थे हम और पानी को खींचते थे। ठीक है, बाल्टी डाल के कुएं में इस तरह से, तो वही पुली है हमारी, उसी को माइंड में रख के हमें इसे डिफाइन करना है। तो पुली क्या है दोस्तों, पुली एक प्रकार की एक साधारण मशीन है। क्या है, एक साधारण मशीन, सिंपल मशीन है एक, जिसमें लकड़ी का या फिर धातु का एक पहिया लगा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है, ये एक पहिया एक तरह का, तो इस पहिए को हम क्या कहेंगे, पुली कहेंगे। आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है मैंने पुली, तो ये पहिया हो गया, तो हम क्या कह देंगे, घिरनी एक साधारण मशीन है जिसमें लकड़ी का या फिर धातु का बना एक पहिया होता है। ये पहिया है, ये लकड़ी का भी हो सकता है या फिर किसी धातु का यानी मेटल का भी बना हो सकता है। ठीक है, अब ये पहिया घूमता कैसे है, तो बीच में यहाँ पर एक इसमें धुरी लगी होती है, धुरी मतलब एक्सल होता है, एक्सल फिक्स रहता है, एक्सल उसके अबाउट पहिया घूमता रहेगा। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो धुरे के परितः घूमता है, और ये जो पहिया है दोस्तों, इस पहिए की बाहरी सतह पर यानी जो इसकी परिधि है, इसकी सरकमफ्रेंस है, इस पे खांचे बने होते हैं। ठीक है, और उन खांचों के ऊपर हम रस्सी को लपेट देते हैं, जिससे कि जब हम रस्सी को खींचेंगे इस तरह से तो पहिया घूमने लग जाए। समझ पा रहे हैं, तो पहिए की बाहरी सतह पर खांचे बने होते हैं जिन पर रस्सी लपेटी जाती है। क्लियर, और घिरनी का प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं, तो घिरनी का प्रयोग हम भार उठाने में करते हैं। आप देख सकते हैं इधर कोई वेट है, ये आपकी पुली है, पुली जिसे हिंदी में घिरनी कहते हैं। इधर हमने रस्सी ये वाली लपेट दी और रस्सी पे इस तरह खींचा इस रस्सी को नीचे, तो ये वेट आपका ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, घिरनी का प्रयोग भार उठाने में किया जाता है। अब मैं डायग्राम को आपको समझाता हूँ। ये होगी आपकी पुली, बीच में जो पॉइंट जैसा दिखा रखा है ये धुरी है, इस धुरी के अबाउट ये क्या होगी, पुली घूमती रहेगी आपकी। ठीक है, एंड ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पुली ब्लॉक होता है, पुली ब्लॉक पर ही आपकी धुरी लगी होती है। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, घिरनी का जो धुरा होता है या धुरी होती है वो लकड़ी या धातु के एक ढांचे में लगा रहता है जिसे हम पुली ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो है आपका ये पुली ब्लॉक है, लकड़ी या धातु का कोई ढांचा हो जाएगा जिसमें कि धुरी लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से। अब बात करें हम आगे तो इस पुली की, तो ये पुली दोस्तों दो प्रकार की होती है मेनली हमारी। एक तो क्या, ये जो पुली ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पुली ब्लॉक है अगर ये फिक्स होगा ऊपर से, यानी कि ये ऊपर नीचे चलेगा नहीं, तो इस प्रकार की पुली को हम कह देंगे फिक्स पुली। और अगर ये जो हमारा पुली ब्लॉक है ये ऊपर किसी में फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो इसको हम मूवेबल पुली या चल घिरनी कहते हैं। तो इस तरह से घिरनी दो तरह की हो जाएंगी हमारी। यदि पुली ब्लॉक स्थिर बिंदु पर लटका होता है तथा क्रिया के समय ऊपर या नीचे नहीं चलता, तब इसे हम अचल घिरनी या फिक्स्ड पुली कहते हैं। और जब ये क्रिया के समय क्या होता है, ऊपर नीचे चलता है, तो इसे मूवेबल पुली कहते हैं। मैं आगे अभी आपको पुली के टाइप पढ़ाऊंगा जस्ट अभी, तो उसमें इन दोनों के डायग्राम बना के अच्छे से समझाऊंगा आपको कैसे काम करते हैं, कैसे ऊपर नीचे ये मूव करेंगे। सिस्टम भी देखेंगे, वहाँ भी हम दोबारा से देखेंगे अचल घिरनी और चल घिरनी के बारे में। समझ पा रहे हैं, तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि घिरनी होती क्या, पुली होता क्या है। तो पुली एक तरह की साधारण मशीन है जिसमें एक पहिया लगा होता है, इसके बीच में धुरी होती है, धुरी के अबाउट पहिया घूमता रहता है, और जो धुरी होती है वो पुली ब्लॉक पे लगी होती है। ठीक है, और ये पुली ब्लॉक लकड़ी या धातु का बना होगा। पुली की बाहरी सतह पर क्या होता है, खांचा बना होता है, उसके ऊपर रस्सी को लपेट देते हैं, रस्सी को खींच करके हम भार को उठाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका जनरल लाइफ में एग्जाम्पल नहीं देखा है तो आपको डायग्राम शो हो रहा है जो रियल पुली है एकदम, उस डायग्राम में देख के आप देख सकते हैं पुली किस तरह की होती है। क्लियर ना, और आप इसकी थ्योरी को यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये थ्योरी वाला पार्ट इतना समझ आ गया होगा कि पुली होती क्या है, उसका काम क्या है, भार उठाने का काम है मेनली उसका। तो इसको आप देख देख के नोट्स में लिख लीजिएगा। अब आगे हम इसके फॉर्मूले डेराइव करेंगे तो उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये पहले से मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है,
तो पुली समझ आ गई सभी को। चलिए अब आगे बात करते हैं पुली के टाइप की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एकल पुली यानी सिंगल पुली क्या होती है। सिंगल पुली के ये दो टाइप पढ़ेंगे मेनली। सबसे पहला टाइप हम अचल गिरनी, फिर चल गिरनी, इस तरह से दो टाइप होंगे हमारे। इन दोनों को दोबारा से समझेंगे हम, चल और अचल गिरनी को। इसके बाद फिर पुली के सिस्टम देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा पुली लगी होंगी, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और अब हेडिंग लिखेंगे हम एकल गिरनी यानी सिंगल पुली, ठीक है। हटा दें इसको, चलिए इसको रफ करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं पुली में सबसे पहली पुली अपनी सिंगल पुली यानी एकल गिरनी। एकल गिरनी के नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कोई भी पुली जिसका यांत्रिक लाभ या फिर वेगानुपात 1 हो यानी 1 हो। समझ पा रहे हैं? डेट मीन्स क्या बोल देंगे हम, ऐसी कोई भी पुली जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो इस प्रकार की पुली को हम क्या कहेंगे, सिंगल पुली। तो ये कंडीशन आप सभी को याद कर लेनी दोस्तों, पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि सिंगल पुली जो होती है उसके एमए की वैल्यू या फिर वीआर की वैल्यू कितनी होती है। तो क्या बोलेंगे हम, ऐसी मशीन जिसका 2 बार लिख गया दोस्तों, एक बार लिख लेना आप, ऐसी मशीन जिसका यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, एकल गिरनी या साधारण गिरनी कहलाता है, ठीक है। इतना समझ आया। यानी सिंगल गिरनी में क्या होगा, सिंगल पुली में एमए और बीआर की वैल्यू 1 होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो आपका ये पुली ब्लॉक है दोस्तों, ये वाला पुली ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ये, इसमें केवल एक ही पहिया लगा होगा, डेट मीन्स एक ही पुली लगी होगी, तो हम इसे सिंगल पुली कह देंगे। अगर एक से ज्यादा पुली लगी हो तो क्या कहेंगे उसको, एक से ज्यादा के लिए सिस्टम कह देंगे, पूरा पुली निकाय, ठीक है, सिस्टम ऑफ पुली या फिर गिरनी निकाय कह देते हैं उसको। समझ पा रहा तो क्या बोलेंगे, इसमें पुली ब्लॉक पर केवल एक पुली लगी रहती है, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनना, MA1 कब आएगा दोस्तों, MA का फॉर्मूला होता है हमारा W/P। अब W और P आपस में कट जाए तो MA1 हो जाएगा। डेट मीन्स अगर मैं इस MA को 1 रख दूं यहाँ से, तो ये है W/P, P को इधर ले गए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P बराबर W। यानी जो हमारी सिंगल पुली होती है इसके लिए लगाया गया प्रयास और उठाया गया भार दोनों बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? तो यही लिखा है यहाँ पर, एकल गिरनी में लगाया गया प्रयास P उठाए जाने वाले भार W के बराबर होता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर BR की वैल्यू भी 1 है। जब BR 1 है तो BR का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, जैसे बाई मान ली मैंने, सपोज यहाँ से यहाँ तक प्रयास आपने लगाया इतनी दूरी तक, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, y है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बाई। इतना जब आपने नीचे को प्रयास लगाया सिंगल पुली पे, तो इतना ही ऊपर आपका भार उठ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बाई दूरी उठा था, ये मान लिया सपोज x है, जो भार यहाँ से ऊपर उठ गया, इतना यहाँ तक ऊपर उठा, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ये बाई और x आपस में बराबर होगा, yx आपस में बराबर होगा, तभी तो ये 1 आएगा। अगर आपने इसको 1 रखा BR को, तो ये क्या y/x, तो x को इस साइड ले गए आप, x बराबर क्या आ जाएगा, बाई। यानी हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि सिंगल पुली के लिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी आपस में बराबर होती हैं। क्लियर ना? तो सिंगल पुली की कंडीशन क्या क्या होगी, सब कुछ 1 होगा। क्या क्या 1 होगा, MA का मान यानी मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ भी 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात भी 1 होगा, एंड लगाया गया प्रयास P और उठाया गया भार W ये भी बराबर होगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बाई और भार द्वारा चली गई दूरी x ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल पुली कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सिंगल पुली सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सिंगल पुली के टाइप। तो सिंगल पुली के मेन 2 टाइप होते हैं। सिंगल पुली कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, सिंगल पुली 2 प्रकार की होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 अचल गिरनी, यानी कि अचल गिरनी का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फिक्स, जो चल ना सके, जो फिक्स हो, फिक्स्ड पुली, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी दूसरी चल गिरनी। चल गिरनी, चल मतलब हो जाएगा मूव जो करती हो, यानी मूवेबल,
मूवेबल पुली, ठीक है। ये दो टाइप की होती हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये हमारा अचल घिरनी का डायग्राम। किसका? अचल घिरनी का डायग्राम है ये, जो चल नहीं सकती ऐसी घिरनी का डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग हम यहाँ पर लिख लेंगे, कौन सी घिरनी? अचल घिरनी, अचल घिरनी, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्लियर। ऊपर लिखा हुआ है, मैं नीचे वाला टाइप समझ गए कितने टाइप के होंगे? दो टाइप की, फिक्स्ड और मूवेबल। तो मैं नीचे वाली हेडिंग मिटा रहा हूँ अभी, पहले हम समझते हैं अचल घिरनी के बारे में, ठीक है। तो देखिए अचल घिरनी हेडिंग लिख लीजिए आप सभी। अब अचल घिरनी किसे कहेंगे दोस्तों? आप डायग्राम में देख के खुद बता सकते हैं। ऐसी कोई भी पुली जिसका पुली ब्लॉक किसी भी आधार पे फिक्स कर रखा हुआ आपने, ठीक है। यानी कि इसका पुली ब्लॉक क्या होगा? फिक्स होगा। जब ये पुली घूमेगी तो पुली के घूमते समय यानी पुली के क्रिया करते समय ये जो पुली ब्लॉक है ये ऊपर या नीचे की ओर मूव नहीं करेगा, बिकॉज ये फिक्स है। तो पुली जो आपकी फिक्स पुली होती है दोस्तों, इस फिक्स पुली में ये पुली तो घूमेगी, लेकिन जो पुली ब्लॉक होता है ये फिक्स रहेगा, ये नहीं घूमेगा, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो हम क्या कह देंगे इसमें? कह देंगे हम ऐसी घिरनी जिसमें पुली ब्लॉक पुली ब्लॉक फिक्स होता है। फिक्स मतलब स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। क्रिया के समय, क्रिया मतलब कार्य, जब पुली कार्य करती है उस समय, ठीक है। कार्य के समय पुली ब्लॉक ऊपर या नीचे नहीं चलता, ऊपर या नीचे नहीं चलता। क्या कहलाती है? फिक्स पुली कहलाती है, यानी अचल घिरनी कहलाती है। अचल घिरनी कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? ये पुली ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं चलेगा, पुली घूमेगी आपकी, जिस तरह चल घिरनी में घूमती है वैसे ही अचल घिरनी में घूमेगी, सेम, ठीक है। इतनी चीज़। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये पुली के दो अजम्पशन भी होते हैं। पुली के दो अजम्पशन क्या होते हैं कि किसी भी पुली द्वारा जो भार उठाया जाता है, ये वाला भार, ठीक है, इस भार से इस पुली का भार या पुली ब्लॉक का भार या रस्सी का भार हमेशा कम माना जाता है। यानी कि ये जो पुली है आपकी या पुली ब्लॉक है, अगर इसका कुछ भार होगा दोस्तों, जैसे स्मॉल डब्लू मान लिया मैंने, तो ये स्मॉल डब्लू हमेशा इस डब्लू से कम रहेगा, बिकॉज पुली ब्लॉक का या फिर पुली का स्वयं का खुद का भार हमेशा उठाए जाने वाले भार से कम होता है। ऐसी मान्यता है पुली की, ठीक है। ये अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन ये है दोस्तों कि ये पुली की जो सतह होती है इसको घर्षण रहित माना गया है, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में नहीं होती वो घर्षण रहित। जब रस्सी उस पर चलेगी तो रस्सी के बीच में घर्षण होगा, जिसकी वजह से रस्सी कभी कभी टूट भी जाती है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस पुली की जो बाहरी सतह है इसको बिल्कुल चिकना माना गया है, घर्षण रहित माना गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पुली की एक मान्यता है। अगली चीज़, इस रस्सी में जो तनाव होगा दोस्तों, इधर प्रयास की तरफ और भार की तरफ हमेशा बराबर होता है, ये भी पुली की एक मान्यता है। तो ये पुली के 2-3 अजम्पशन है जो मैंने आपको ऑरली बता दिया, आपको याद रखना है। क्या क्या अजम्पशन है? एक तो पुली का जो स्वयं का भार है ये हमेशा उठाए जाने वाले भार से कम होगा, हमेशा स्मॉल डब्लू क्या होगा, जो उठाए जाने वाला भार है हमेशा इससे कम होगा या फिर नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगली चीज़ क्या होगी कि इसमें रस्सी में जो तनाव होगा वो दोनों तरफ समान होगा, यानी इधर भी टी इधर भी टी, दोनों तरफ सेम माना जाएगा। और रस्सी में तनाव हमेशा दोनों तरफ लगता है, ऊपर भी नीचे भी, जैसे यहाँ भी लग रहा है एंड यहाँ भी लग रहा है खिंचाव, तो दोनों तरफ लगेगा। इसकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। एंड जितना टी इधर है उतना ही टी इधर रहेगा, और पुली घर्षण रहित होती है ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये इसकी मान्यता होगी। अब अगर मैं आगे बात करूं, फिक्स पुली है ये आपकी, अचल घिरनी है। तो अचल घिरनी में कुछ कंडीशन और हैं। कुछ कंडीशन क्या है दोस्तों कि आप खुद देखिए, इसमें ये रहता है क्या कि जो पुली है, ये वाली पुली पर लगाया गया प्रयास और उठाया गया भार दोनों आपस में बराबर होंगे,
ठीक है। कंडीशन क्या होगी, सिंगल पुली का ही पार्ट है ये, तो इसमें क्या होगा, अगर ये फिक्स है तो लगाया गया प्रयास और उठाया गया भार दोनों आपस में बराबर होता है। एंड हमने संतुलन की अवस्था ये भी पढ़ी है कि ऊपर की ओर लगने वाला बल और नीचे की ओर लगने वाला बल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर P और T ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ कह सकते हैं W और T भी आपस में बराबर होंगे, W और T भी आपस में बराबर होंगे। डेट मीन्स क्या हो गया, सिंगल पुली के अचल घिरनी में P बराबर W बराबर T, ये सब क्या होते हैं, आपके आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये चीज़। तो ये थी आपकी अचल घिरनी के बारे में, ठीक है। तो अचल घिरनी आपका हो चुका है कंप्लीट, इसमें और कुछ नहीं बचा है दोस्तों अचल घिरनी के बारे में लिखने को, ठीक है। अब बात करेंगे चल घिरनी की। उम्मीद करते हैं अचल घिरनी आप सभी को समझ आ गई होगी। अब आगे देखेंगे हम क्या चल घिरनी। तो उससे पहले मुझे ये डायग्राम बना के दूसरा, ये मिटा के दूसरा डायग्राम बनाना है जो चल घिरनी का होगा। तो इसीलिए इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं अपने इसी के अगले टॉपिक चल घिरनी की ओर, ठीक है। इसी रफ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपनी दूसरी घिरनी चल घिरनी यानी मूवेबल पुली। मूवेबल पुली को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। पहले मैं डायग्राम को ही समझाता हूँ, डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि चल घिरनी का मतलब है कि इस घिरनी का जो ब्लॉक होगा वो ऊपर नीचे की ओर चलेगा यानी मूव करेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कि ऐसी घिरनी जिसका पुली ब्लॉक क्रिया के दौरान यानी काम करने के समय पर ऊपर या नीचे की ओर चलता है चल घिरनी कहलाती है, ठीक है। अब आपको डायग्राम की ओर ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने दो पुली बना रखी है, एक तो पुली ए है ये वाली और एक पुली बी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुली बी का जो पुली ब्लॉक है ये वाला, ये ऊपर फिक्स कर रखा है। डेट मीन्स ये तो आपकी फिक्स पुली हो गई यानी अचल घिरनी हो गई, ये चलेगी नहीं, ठीक है। एंड ये वाले जो है आपका ये नीचे ए जो पुली है, इस ए पुली का जो पुली ब्लॉक है ये कहीं पे फिक्स नहीं कर रखा। डेट मीन्स ये कैसा है, ये चल घिरनी है। इसका जो ब्लॉक है पुली ब्लॉक वो कहीं भी फिक्स नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मूवेबल पुली। ये वाली पुली आपकी मूव करेगी। अब ये कैसे मूव करेगी, तो यहाँ पर हमने एक रस्सी लगाई है। किस प्रकार से, रस्सी का एक सिरा तो हमने ऊपर फिक्स कर दिया एंड इसका जो दूसरा सिरा है ये चल घिरनी ए से होते हुए अचल घिरनी बी के दूसरी ओर यहाँ पर जिस प्रयास पी लगाया है रस्सी के दूसरे सिरे पर। अब जैसे ही आप इस प्रयास पी को यहाँ से पी से इसको नीचे को खींचेंगे तो क्या होगा, ये पुली आपकी घूमेगी। ये ब्लॉक तो फिक्स रहेगा लेकिन पुली ये घूमेगी। जब ये पुली घूमेगी तो ये रस्सी घूमेगी। अब इस रस्सी के घूमने से ये पुली घूमने के साथ साथ ब्लॉक भी आपका ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये फिक्स तो है नहीं ब्लॉक नीचे। तो जैसे ये रस्सी ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे आप तो ये रस्सी यहाँ से ऊपर उठेगी। जब ये रस्सी ऊपर उठेगी तो ये जो पुली है पुली ए ये ऊपर को पूरी शिफ्ट हो जाएगी यानी ये पुली ब्लॉक ही ऊपर चला जाएगा। डेट मीन्स ये जो पुली है ये आपकी यहाँ आ जाएगी जो मैंने डैश डैश से दिखा रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये पुली क्या होगी आपकी चल गई है ऊपर या नीचे की ओर। तो अब ऊपर की ओर चल गई यानी पुली ब्लॉक ऊपर की ओर चल गया। तो इस पुली को हमने कह दिया ये चल पुली है। समझ पा रहे हैं सभी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चल घिरनी जो होती है हमारी मूवेबल पुली, उसमें हमारा जो प्रयास P का मान होता है दोस्तों ये इस उठाए गए भार का आधा होता है। ये आपको याद रखना है। क्या, इस घिरनी में लगाए गए प्रयास का मान उठाए गए भार का आधा होता है यानी P बराबर W/2। इसको आपको याद कर लेना बहुत अच्छे से। ये कंडीशन होती है चल घिरनी की। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो हमारा ये भार है ये यहाँ से यहाँ तक सपोज x दूरी ऊपर उठ गया तो अब ये भार जितना ऊपर उठता है उतना ही प्रयास उसका जस्ट डबल आपको प्रयास द्वारा चली गई दूरी होती है। कहने का मतलब क्या है, W जैसे ये वाला ब्लॉक A यहाँ पर था, यहाँ से अब ये यहाँ पहुँच गया। डेट मीन्स मान लिया x दूरी ऊपर उठ गया। कहने का मतलब ये भार आपका x दूरी ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। जितना दूरी पर ये ब्लॉक ऊपर शिफ्ट हुआ उतना ही आपका भार ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर उठाया गया भार x दूरी चलता है तो इस केस में लगाया गया प्रयास 2x दूरी चलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। समझ पा रहे हैं। दो चीज़ क्या क्या याद रखनी है आपको, एक तो प्रयास का जो मान है भार का आधा होगा, दूसरा भार द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो प्रयास द्वारा चली गई दूरी भार द्वारा चली गई दूरी के दुगना होगी, ये वाली 2x। यानी प्रयास को जब आप 2x दूरी तक नीचे की ओर खींचेंगे तब ये भार x दूरी ऊपर उठेगा। तो यहाँ से हमारे निष्कर्ष क्या निकलेंगे वो मैं आपको ध्यान से देखेंगे, समझा देता हूँ बहुत ईजीली। यहाँ से निष्कर्ष दोस्तों हमारे ये निकलेंगे
कि अगर मैं यहाँ ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पर ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि कैसे P बराबर W/2 होगा। तो अगर मैं संतुलन की अवस्था देखूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाले बल के बराबर होता है। डेट मीन्स यहाँ पर P नीचे की ओर लग रहा है और ये जो T है ये ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि हमारा P बराबर T है, ठीक है, P बराबर T है। अब देख सकते हैं यहाँ से ये क्या है, P बराबर T है इस इधर रस्सी के दूसरे सिरे की ओर, ठीक है। एंड अगर मैं इधर देखूं ये W है, W नीचे की ओर लग रहा है, जबकि एक T इधर ऊपर की ओर है, एक T इधर ऊपर की ओर है। किस पर? गिरनी A पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ गिरनी A पर। यहाँ तो गिरनी क्या है आपकी है, गिरनी B है, गिरनी B, जो गिरनी B है, गिरनी B पर। अगर गिरनी B पर देखें हम तो क्या है, P बराबर T है, ठीक है, ये तो B पर हो गया, इस पर, समझ पा रहे हैं। एंड अगर अब इधर देखें हम किधर, इधर गिरनी A पर, गिरनी A पर, गिरनी A पर नीचे की ओर तो ये W बाहर लगा हुआ, ऊपर की ओर एक T ये है, एक T ये है। तो जो W होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, T प्लस T, यानी 2T कह सकते हैं, 2T बराबर W होगा, या कह सकते हैं हम T बराबर क्या होगा, W/2। अब T किसके, P के बराबर है, T की जगह P लिख सकते हैं हम, तो P बराबर क्या आ गया, W/2, ठीक है। ये प्रूफ भी हो गया, बाकी आप याद भी रख सकते हैं इस केस में क्या होता है, P बराबर W/2 होता है, पहली चीज़, ठीक है। ये समझ आया मैंने कैसे कर दिया। अगर नहीं समझ आया डेरिवेशन तो आप डायरेक्ट रट लीजिएगा कि मूवेबल गिरनी में P जो होता है उठाए गए भार का आधा होता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अगर ये आधा होता है तो यहाँ से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आप सभी जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में आप सबने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, क्या कि MA जो होता है वो होता है उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास, यही होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर W उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास कितना, W/2, ये W है और ये W/2 है, ठीक है, ये एक है, ये आधा है। तो यहाँ कह सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, W से W कट गया, डेट मीन्स MA कितना आ गया, यहाँ से MA आ गया दोस्तों 2, MA कितना आ गया, 2 आ गया। समझ पा रहे हैं आप सभी, MA 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ये भी क्लियर, इनको आप नोट करते रहिए साथ साथ, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ से आगे MA आप निकाल चुके, यानी क्या निकाल चुके, हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि P जो है वो W/2 है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ MA जो होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, जबकि जो अचल गिरनी थी उसका केवल 1 था, ठीक है। एंड अगली चीज़, अगर मैं यहाँ पर BR की बात करूँ, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बट्टे भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। अब प्रयास द्वारा चली गई दूरी, अभी आपको कंडीशन बताई थी कि भार अगर x दूरी चलता है ऊपर की ओर तो प्रयास कितना चलता है, 2x दूरी चलेगा नीचे की ओर। तो प्रयास ने 2x दूरी चली, भार ने x दूरी, ये भी कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, VR की वैल्यू 2 आ गई। डेट मीन्स कुल मिला के आपको टोटल याद रखना है कि कोई भी अगर चल गिरनी है तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। ये आपको ओवरऑल याद रख लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो अगर बात करें ओवरऑल की तो क्या हो गया आपका, गिरनी हम पढ़ चुके। गिरनी क्या है, एक पहिया होता है जो धुरे के परितः घूमता रहता है, उसके बाहरी सिरे पर रस्सी लपेट के उसके द्वारा भार उठाया जाता है, इतना समझे थे। दूसरी चीज़ हम क्या समझे थे कि पुली जो होती है, सबसे पहले हमने सिंगल पुली पढ़ी थी, एक पुली, यानी एक पुली का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, ठीक है। इसमें अचल और चल थी। अचल में देखा था पुली ब्लॉक फिक्स रहता है, वो ऊपर नीचे मूव नहीं करता, उसके लिए भी मैकेनिकल एडवांटेज और BR की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ W और P आपस में बराबर रहते हैं। क्लियर। अब बात करें चल गिरनी की, तो चल गिरनी में क्या होगा, इसका मूवेबल उसका जो ब्लॉक होता है पुली ब्लॉक ऊपर नीचे की ओर मूव कर सकता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ मूव कर रहा है ऊपर को, ठीक। इसमें क्या होगा, लगाया गया प्रयास उठाए गए भार का आधा होता है, जिसके थ्रू हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला 2 आया था।
एंड इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही 2 होंगे, क्योंकि अगर बार x दूरी ऊपर उठता है तो प्रयास नीचे की ओर 2x दूरी चलता है। तो इस तरह से हमारा चल घिरनी भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद दोस्तों आगे हमारा घिरनियों के निकाय, सिस्टम ऑफ पुली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है तो इसलिए इसके केवल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, बट मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा। एक साथ कई सारी घिरनियों को लगाएंगे हम, 4-5 घिरनी लगा के पूरा सिस्टम बनाएंगे। तो 3 तरह के सिस्टम है, प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय। तो पुली के 3 निकाय हैं, तीनों को हम एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का। अब मैं इसको रफ करता हूं और मूव करते हैं पुली के निकाय की ओर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है घिरनियों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ पुलीज। अब हम सिस्टम ऑफ पुली के बारे में जानेंगे। तो घिरनियों के निकाय से मतलब क्या है, निकाय मतलब होता है दोस्तों जिसमें एक से अधिक लोग शामिल हों, ठीक है। अब यहाँ पर घिरनियों का निकाय है तो यहाँ पर एक से अधिक घिरनियाँ प्रयोग की जाएंगी, समझ पा रहे हैं। तो घिरनियों के निकाय को हम क्या कह देंगे कि भार उठाने के लिए घिरनियों के एक ऐसे प्रबंध को जिसमें एक से अधिक घिरनियाँ प्रयोग की जाती हैं और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ एकल घिरनी से अधिक होता है, घिरनियों का निकाय कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे केवल सिस्टम ऑफ पुली की डेफिनेशन पूछे तो सीधे सीधे आपको लिखना है कि सिस्टम ऑफ पुली हम किसे कहेंगे, तो ऐसे प्रबंध को कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा पुली का प्रयोग किया जाएगा एंड इसका जो यांत्रिक लाभ होगा, MA का मान होगा, वो सिंगल पुली के MA के मान से अधिक होगा, ठीक है। इसे हम कह देंगे घिरनियों का निकाय, सिस्टम ऑफ पुली। क्लियर ना। अब सिस्टम ऑफ पुली में दोस्तों चल और अचल दोनों प्रकार की पुली लगी होती हैं। चल अचल घिरनी में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। जैसे कि डायग्राम में अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें चल अचल कौन सी है, तो सबसे ऊपर वाली जो पुली है ये वाली, इसका पुली ब्लॉक ऊपर फिक्स है। डेट मीन्स ये वाली पुली हमारी फिक्स पुली हो गई, यानी ये अचल घिरनी है, ये चलेगी नहीं, समझ पा रहे हैं। बाकी जो नीचे वाली तीनों हैं ये तीनों कैसी हैं आपकी, ये चल घिरनी है। इनके ब्लॉक जो हैं ये कहीं भी फिक्स नहीं किए गए हैं, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, यह चल तथा अचल घिरनियों से मिलकर बना होता है। यानी घिरनियों का जो निकाय होता है इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की घिरनियाँ लगी होती हैं, समझ पा रहे हैं। अब सामान्यतः दोस्तों घिरनियों के निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, घिरनियों का प्रथम निकाय, घिरनियों का द्वितीय निकाय और घिरनियों का तृतीय निकाय, समझ पा रहे हैं। तो क्या कह देंगे इंग्लिश में, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज। क्लियर इतना। तो पहले आप इसका जितना लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि मैं एक एक करके तीनों सिस्टम को समझा सकूं, ठीक है। तो अब रफ करते हैं और सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं घिरनियों का प्रथम निकाय, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम सीखते हैं पहले, घिरनियों का प्रथम निकाय देखेंगे, ओके। तो हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, घिरनियों का प्रथम निकाय। घिरनियों का प्रथम निकाय, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। अब पुली का फर्स्ट सिस्टम क्या है दोस्तों, तीनों सिस्टम है, तीनों सिस्टम में बेसिक सा बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। एक तो इसको अलग अलग किस तरह डिफाइन किया है, एक तो चल और अचल घिरनियों की संख्या के आधार पर अलग अलग डिफाइन किया है, ठीक है, कि किस में चल घिरनी कितनी होंगी, किस में अचल घिरनी कितनी होंगी। दूसरा, रस्सियों की संख्या के हिसाब से भी इसको क्लासीफाई किया है, किसी में रस्सी ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। तीसरा, इसमें डायग्राम के बेस पर क्लासीफाई किया गया, यानी कि जो प्रथम निकाय है उसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम आपको अच्छे से रटना है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, क्योंकि तीनों निकाय के डायग्राम फिक्स हैं। इन डायग्राम के बेस पर इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रथम निकाय की। तो प्रथम निकाय में क्या होगा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक, तो हमारी 2 या 2 से अधिक, सुनते रहिएगा ध्यान से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तो हमारी होंगी चल घिरनी। जैसे 1 2 3 है, इसमें 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 4 5 6। यहाँ पर बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने आपको 3 लगाई है इसमें चल घिरनी। तो 2 या 2 से अधिक तो क्या होंगी दोस्तों, चल घिरनी होंगी। चल घिरनी मतलब मूवेबल पुली,
चल गिरनियाँ होती हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। डायग्राम में कितनी है, इसमें 3 है, ये तीनों चल गिरनी है क्योंकि इनके गिरनी ब्लॉक जो है फिक्स नहीं है कहीं भी, ठीक है। और इसमें केवल एक दोस्तों इसमें अचल गिरनी होती है, अचल गिरनी। जो पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ ये फिक्स है निकाय के लिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि गिरनियों के प्रथम निकाय में जो अचल गिरनी होती है कितनी होती है, केवल 1 होती है। समझ पा रहे हैं? तो ये पहली चीज़ हो गई। क्या लिखेंगे आप, चित्र में गिरनियों का प्रथम निकाय दिखाया गया है जिसमें 2 या 2 से अधिक चल गिरनियाँ तथा केवल 1 अचल गिरनी है, ठीक है। ये आपस में रस्सियों की सहायता से जुड़ी हैं। किससे? रस्सियों की सहायता से, रस्सियों की सहायता से जुड़ी हैं। यानी चल और अचल गिरनी किसकी सहायता से जुड़ी हैं दोस्तों? रस्सियों की सहायता से। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। अगली चीज़ अगर ध्यान से देखें इसमें, तो इसमें जितनी चल गिरनी है उतनी ही रस्सियों का प्रयोग किया है। जैसे एक रस्सी आ गई T1 वाली रस्सी, फिर दूसरी T2 वाली रस्सी, तीसरी T3 वाली रस्सी, इस तरह से इधर को निकल गई। यानी 3 रस्सियाँ और 3 ही हमारी क्या थी? चल गिरनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्सियों की जो संख्या होगी, रस्सियों की संख्या, रस्सियों की संख्या जो बराबर होती है दोस्तों वो चल गिरनी की संख्या के बराबर होती है। चल गिरनियों की संख्या, ठीक है। रस्सियों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? इसमें चल गिरनियों की संख्या के। जो पॉइंट लिख रहा हूँ सीधे क्वेश्चन बन के पूछ सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थ्योरी को ध्यान से समझते चलिए। 4 पॉइंट बता दिए मैंने आपको प्रथम निकाय के बारे में। क्या क्या? 2 या 2 से अधिक चल गिरनियाँ होंगी, केवल 1 अचल गिरनी होती हैं। चल और अचल गिरनियाँ आपस में रस्सी की सहायता से जुड़ी होती हैं। रस्सियों की संख्या चल गिरनी की संख्या के बराबर होती है। अब आगे की थ्योरी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। रस्सी का एक सिरा, यानी प्रत्येक रस्सी का, जितनी भी रस्सी है इसमें, इसका एक सिरा तो ऊपर एक दृढ़ आधार से जुड़ा होता है। पहला सिरा कहाँ है? ऊपर जुड़ा हुआ है। देख लीजिए तीनों रस्सियों का एक सिरा ऊपर जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा ऊपर वाली गिरनी के पुली ब्लॉक से जुड़ा होता है। समझ पा रहे हैं? देखिए जैसे ये गिरनी है, नीचे वाली हमारी पहली हो गई है। ये सपोज मैंने पहली चल गिरनी मान ली, ये दूसरी चल गिरनी है और ये मैंने तीसरी चल गिरनी मान ली। 3 चल गिरनी थी। तो पहली जो चल गिरनी है, देखिए पहली रस्सी जो है इसका एक सिरा ऊपर बंधा हुआ है, दूसरा सिरा ऊपर वाली गिरनी जो दूसरी गिरनी है इसके पुली ब्लॉक से जोड़ दिया। ऐसी दूसरी रस्सी का एक सिरा, पहला सिरा ऊपर है, दूसरा सिरा ऊपर वाली गिरनी के पुली ब्लॉक से जोड़ा है। तीसरी रस्सी का भी एक सिरा, पहला सिरा ऊपर बांध दिया और दूसरा सिरा ऊपर वाली गिरनी से होते हुए। अब यहाँ क्या लिखना है आपको? देखो यहाँ तक तो क्लियर था 2 रस्सी का। लास्ट की रस्सी के बारे में लिखना है कि अंतिम रस्सी का एक सिरा ऊपर दृढ़ आधार से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा अंतिम ऊपर वाली अचल गिरनी या फिक्स पुली से होते हुए नीचे स्वतंत्रता पूर्वक लटका होता है, जिस पर प्रयास P लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं? जिस पर प्रयास P लगाया जाता है। तो रस्सियों के बारे में लिख सकते हैं इजीली। क्या लिखेंगे? प्रत्येक रस्सी का एक सिरा ऊपर दृढ़ आधार से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा ऊपर वाली चल गिरनी के पुली ब्लॉक से जुड़ा होता है, एवं अंतिम रस्सी का पहला सिरा ऊपर दृढ़ आधार से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा सबसे ऊपर वाली अचल गिरनी से होते हुए नीचे स्वतंत्रता पूर्वक लटका होता है, जिस पर प्रयास P लगाते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी इसके बारे में? इतना क्लियर हुआ सभी को? तो इसकी जो थ्योरी है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसके अलावा स्लाइड में आपको शो हो रही है, आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना तो समझ आ गया होगा। क्लियर ना? अब इसको हम रफ करते हैं एंड अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन किस चीज़ का है दोस्तों? यहाँ पर डेरिवेशन है जो प्रयास है P, इस प्रयास P की वैल्यू निकालेंगे हम इसमें कि प्रयास P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये डेरिवेशन यहाँ पर हमसे पूछा जाता है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसको डेराइव करते हैं P के फॉर्मूले को। बाद में आप P का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको लिखना क्या है? यहाँ लिखना है माना W भार को उठाने के लिए अंतिम रस्सी के स्वतंत्र सिरे पर प्रयास P लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इसके बाद लिखेंगे आप
पहली रस्सी में तनाव T1, दूसरी रस्सी में तनाव T2, तीसरी रस्सी में तनाव T3, यानी टेंशन हो गया ये, ठीक है। पहली चल घिरनी का भार W1, दूसरी चल घिरनी का भार W2, तीसरी चल घिरनी का भार W3, ठीक है। अचल घिरनी के बारे में कोई बात नहीं करनी है आपको, तो यहाँ क्या लिख देंगे, रस्सियों में तनाव, रस्सियों लिख देना माना करके, ठीक है। माना रस्सियों में तनाव क्रमशः T1, T2, T3, ठीक है। ये तो रस्सियों में तनाव हो गए, इतना क्लियर हुआ सभी को। रस्सियों में तनाव कितना है, T1, T2, T3 है, ठीक। इसके बाद आगे बात करें, ये पहली रस्सी का तनाव T1, दूसरी का T2, तीसरी का T3 यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद चल घिरनियों के भार, चल घिरनियों के भार W1, W2, W3, आप हो सके तो यहाँ डैश डैश कर दीजिएगा, बिकॉज ये हमने 3 दिखाई है, ज़्यादा भी हो सकती हैं ये, इसलिए डैश डैश कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रयास P लगाया गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके संतुलन की अवस्था देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहली घिरनी से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, घिरनी 1 से। अगर आप घिरनी 1 से देखें तो संतुलन की अवस्था ये कहती है ऊपर की ओर लगने वाला भार बराबर नीचे की ओर लगने वाला भार, ठीक है। तो नीचे की ओर यहाँ पर क्या लग रहा है, एक तो ये कैपिटल W, दूसरा ये स्मॉल W1, ये भी नीचे की ओर काम करेगा। किसी भी चीज़ का स्वयं का भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, इस पहली पुली पर एक तो इधर को लग रहा है T1 और एक इधर को लग रहा है T1, क्योंकि पहली ही रस्सी है तो यहाँ भी T1 होगा, यहाँ भी T1 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, T1 प्लस T1 ऊपर की ओर हो गया, बराबर नीचे की ओर क्या है, कैपिटल W प्लस स्मॉल W1, कैपिटल W प्लस स्मॉल W1, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से T1 और सॉरी ये भी T1 है, T1 और T1 मिलकर 2T1 हो गया, 2T1 इक्वल टू कैपिटल W प्लस में स्मॉल W1। यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल W/2 प्लस में स्मॉल W1/2। ये पहली इक्वेशन, T1 की वैल्यू समझ आई सभी को। अब दूसरी घिरनी से, अब क्या लिखेंगे, घिरनी 2 से, घिरनी नंबर 2 से। दूसरी घिरनी से देखा, दूसरी घिरनी पे ऊपर की ओर T2 और T2 लगा हुआ है, ऊपर की ओर क्या है, T2 प्लस T2 बराबर, नीचे की ओर यहाँ पर क्या है, दूसरी ये वाली पुली है, एक तो ये W2 नीचे की ओर काम करेगा और दूसरा इस रस्सी में तनाव T1, ये यहाँ पर T1 नीचे की ओर भी लगता है, ऊपर की ओर भी लगता है। तो ऊपर की ओर वाला तो पहली घिरनी के साथ ले लिया, नीचे की ओर वाला हम दूसरी घिरनी के साथ लेंगे। तो ऊपर तो ये हो गया आपका, ऊपर को T2 और ये वाला T2 ये रहा, नीचे की ओर W2 और T1, ठीक है। नीचे की ओर क्या है, T1 है और W2 है, स्मॉल W2, क्लियर ना। इन दोनों को जोड़ा आपने यहाँ से तो 2T2 हो गया, ये इक्वल टू T1 प्लस W2। ये नीचे आ जाएगा, इसके 2 डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ से मैं, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इसके भी नीचे 2 आ गया, इसके नीचे भी 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर T1 की वैल्यू रख दूँ समीकरण 1 से, W2/2, तो इसके नीचे 2 था तो दोनों में 2 से भाग हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, W अपॉन में 4 प्लस में ये वाला W1 अपॉन में 4 प्लस में ये लास्ट वाला पीछे वाला सेम ही रहेगा, ठीक है। W2/2, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये समझ आ गया कैसे हो गया। यहाँ T1 का मान अगर आप इसे रखेंगे तो इसके नीचे T1/2 था, तो इन दोनों में 2 से भाग होगा तो नीचे 4 हो जाएगा ये, तो इन दोनों में यहाँ पर 4 हो गया, पीछे वाला ये सेम लिख दिया, ठीक है। ये T2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह लिखेंगे घिरनी 3 के लिए, आप साथ साथ लिखते रहिएगा, ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहाँ से हम, पुली 3 या घिरनी 3 से, घिरनी 3 से। तीसरी घिरनी ये वाली है, इसमें ऊपर की ओर T3, यहाँ भी लगेगा, ये T3 दोनों तरफ लगता है रस्सी में, ऊपर भी नीचे की ओर भी, ठीक है। T3 और यहाँ पर ये भी T3, तो ऊपर की ओर T3 प्लस T3 ले लेंगे, T3 प्लस T3। हालांकि डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, एक का करा देता हूँ, बाकी सबके फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। नीचे की ओर W3 लगेगा और यहाँ पर T2 लगेगा, क्या लगेगा, T2 लगेगा और W3 लगेगा, ठीक है। ये हो गया कितना, T3 और T3 जोड़ का कितना हो जाएगा, 2T3 इक्वल टू, यहाँ हो गया T2 प्लस W3। अब ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर आके डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ भी 2 आ गया और इसके नीचे भी 2 आ गया,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आप T2 की वैल्यू जब इसे रखेंगे तो इनमें सब में 2 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रखेंगे वैल्यू तो इस तरह से T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से T2 की जगह रखा है, इनके नीचे 2 से कर दो डिवाइड, तो कैपिटल W/8 हो गया प्लस W1/8 हो गया प्लस W2/4 हो गया प्लस और लास्ट वाला ये सेम लिख देंगे इधर W3/2। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। मैं नीचे का रफ कर रहा हूँ, इस तरह से आप समझते चलेंगे। अब अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर, चूंकि अगर आप यहाँ देखें लास्ट में यहाँ पर, तो P नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर T3 है, तो इस रस्सी में यहाँ पर संतुलन की अवस्था में नीचे की ओर P है, ऊपर की ओर T3 है, तो T3 ऊपर की ओर बराबर नीचे की ओर P है, तो T3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, P है, T3 P के बराबर होगा। यहाँ से तो हम क्या कर देंगे, T3 की जगह P रख देंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, T3 की जगह पर P पुट कर देंगे, यहाँ P रख दीजिए, तो P बराबर क्या हो गया, ये कैपिटल W/8 है, ये 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ W1 है, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा 8 को। यहाँ W2 है, इसको मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख दूंगा। यहाँ पर W3 है, स्मॉल w है सभी, अपॉन यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। 3 पावर 2 पावर फिर 1 पावर यहाँ पर, ठीक है। कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 पावर मान लेंगे, समझ पा रहे हैं आप सभी। अब यदि ये चल घिरनी जो है n होती, कितनी n होती, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यदि चल घिरनियों की संख्या, चल घिरनियों की संख्या बराबर n, कितना, चल घिरनियों की संख्या यदि n हो, केवल चल घिरनियों की, इसे छोड़ के केवल चल घिरनी जो n हो, तो क्या हो जाएगा, ये W1 है, W2 इस तरह से Wn तक जाएगा ये, तो P बराबर कैपिटल W अपॉन, देखिए W1 के नीचे 2 की पावर कितनी है, 3 है, मतलब 3 घिरनी है तो पावर 3 आ रही है, 4 घिरनी होती तो पावर 4 आती, n घिरनी है तो पावर यहाँ n आएगी, ठीक है। 2 की पावर यहाँ n आ गया, प्लस यहाँ W1 है, W1 अपॉन यहाँ भी 2 की पावर n आता, प्लस यहाँ W2 है, W2 अपॉन 2 की पावर कितना आता, 1 कम होता जा रहा है, तो 2 की पावर यहाँ n-1 आता। इस तरह से करते करते लास्ट में जहाँ W3 था यहाँ Wn आ जाता, n अपॉन नीचे 2 की पावर 1 रहता, समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये P की वैल्यू हो गई। अब आगे देखिए और इस तरह से डेराइव करते चलेंगे इसको, ऊपर वाला रफ कर रहे हैं इसे। अब यहाँ से आगे देखेंगे ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 की पावर n से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 की पावर n से गुणा करने पर, अगर आप इधर 2 की पावर n से करेंगे तो P इंटू 2 की पावर n हो गया, यहाँ से नीचे से कट जाएगा तो केवल कैपिटल W बचेगा, प्लस यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ पर W1 बचेगा, प्लस यहाँ से W2 के नीचे क्या है, केवल 2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर n-1 नीचे है, ऊपर 2 की पावर n से गुणा करेंगे तो केवल 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू W2। आगे कितना आएगा फिर अगले पे, 2 की पावर 2 इंटू W3, इस तरह से लास्ट में करते करते लास्ट में कितना बचेगा, यहाँ 2 की पावर 1 है और ऊपर आएगा 2 की पावर n, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1 इंटू में Wn, इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या कह देंगे, W1 W2 W3 जो चल घिरनियों के भार हैं हमने मान लिए सपोज बराबर हैं ये, ठीक है। तो यदि W1 बराबर है W2 बराबर है W3 बराबर इस तरह से Wn, ये सभी स्मॉल w बराबर है किसके, स्मॉल w के, ठीक है। सभी चल घिरनियों के भार अगर बराबर हैं तो यहाँ पर सबकी जगह पे स्मॉल w लिख देंगे, P इंटू 2 की पावर n इक्वल टू कैपिटल W प्लस यहाँ भी स्मॉल w, यहाँ 2 की पावर 1 इंटू स्मॉल w प्लस यहाँ 2 की पावर 2 इंटू स्मॉल w, यहाँ 2 की पावर ऐसे करते करते 2 की पावर n-1 इंटू स्मॉल w, ठीक है। सभी में से स्मॉल w बाहर ले लीजिए, तो P इंटू 2 की पावर n इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ 2 की पावर 2 प्लस इस तरह से लास्ट में 2 की पावर n-1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। आगे देखिए अब ये बन रही है GP बन रही है दोस्तों। GP के कितने पद हैं इसमें, 1 से लेकर के n-1 तो ये हो गए और एक पद ये है हमारा, तो n पद हैं। अब GP के n पदों का योगफल SN का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, A r की पावर n-1 अपॉन r-1,
इस फॉर्मूले का यूज करके ब्रैकेट के अंदर वाले को हम जोड़ देंगे, तो p इंटू टू की पावर n इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक ही जगह पहला टर्म 1 है, ब्रैकेट के अंदर r डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2/1 मतलब 2 हो गया, की पावर n -1 अपॉन r -1, r2 है -1। समझ पा रहे हैं, r तो निकालना आता है ना, डिवाइड करते हैं आगे वाले को पीछे वाले से इस तरह से, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ से जो p आ गया निकल के, p इंटू टू की पावर n बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ब्रैकेट के अंदर ये बचा 2 की पावर n -1। समझ पा रहे हैं, अब ये 2 की पावर n नीचे ले आइए, तो इस तरह से हमारा जो p का फॉर्मूला आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ, p बराबर आ जाएगा हमारा कैपिटल W प्लस स्मॉल w, और ब्रैकेट में 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला है हमारा प्रयास p का, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन था, थोड़ा बड़ा था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पहला डेरिवेशन था मैंने करा दिया है, अब आगे हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सभी ये डेराइव होते हैं। डेरिवेशन के लिए आपको मैं इसका PDF दे दूंगा, यानी कि सेकंड वाले सिस्टम का भी, थर्ड वाले सिस्टम का भी, बट मैं सेकंड और थर्ड सिस्टम की केवल थ्योरी समझा दूंगा डायग्राम बना के, और फॉर्मूले समझा दूंगा, ठीक है। ये इस तरह का डेरिवेशन अब आगे नहीं करेंगे, बिकॉज बड़े बड़े डेरिवेशन है इसलिए, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हुआ ना। तो फॉर्मूला यहाँ से मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ से मैं लिख देता हूँ, जो हमारा फॉर्मूला आया प्रयास का, प्रयास p बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है, p क्या है, प्रयास, कैपिटल W उठाया गया बाहर, स्मॉल w क्या है, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए, जहाँ p तो हो गया प्रयास, कैपिटल W हो गया उठाया गया बाहर, उठाया गया बाहर, स्मॉल w हो गया चल घिरनियों का भार, चल घिरनी का भार, और n क्या है यहाँ पर, चल घिरनियों की संख्या, चल घिरनियों की संख्या, बस ये चीज़ें हैं इसमें, ये सभी को समझ आ गई। तो ये P निकल गया। अगर हमें यहाँ से MA निकालना हो मैकेनिकल एडवांटेज, तो W अपॉन P होता है, P की जगह P की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल W अपॉन में P की जगह ऐसे रखिए कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n -1, और जो अपॉन में 2 की पावर n है ये ऊपर चला जाएगा इंटू में यहाँ पर 2 की पावर n, तो इस तरह से MA का फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और डेरिवेशन है वेलोसिटी रेशियो का BR का, लेकिन उस डेरिवेशन को ना करके मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। BR का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों केवल 2 की पावर n होता है प्रथम निकाय के लिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर n चल घिरनियों की संख्या है, ये BR का फॉर्मूला है, MA का फॉर्मूला है, इस तरह से। तो यहाँ पर मेन 2 याद करने हैं आपको, P का फॉर्मूला और BR का फॉर्मूला, MA तो निकल जाएगा इजीली, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको घिरनियों का प्रथम निकाय अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो थ्योरी पार्ट जो समझाया था शुरू में वो, और ये फॉर्मूले इतना जरूर याद कर लें। डेरिवेशन नहीं आ रहा है आपसे करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं अब घिरनियों के द्वितीय निकाय की तरफ, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली को देखते हैं, ठीक है। हटाएं इसे। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं अपने घिरनियों के द्वितीय निकाय की, यानी सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के 2 डायग्राम पॉसिबल हैं, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए है, हालांकि एग्जाम में आपको बना के नहीं आना है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें एक तो ब्लॉक ऊपर बना रखा है जिसपे 3 घिरनी लगी है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक हो गया जो ऊपर से फिक्स कर रखा है। दूसरा एक नीचे ब्लॉक बना रखा है, इस पे भी नीचे 3 घिरनी लगी हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है। और इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ भी 2 ब्लॉक है, एक ऊपर वाला ब्लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक जो कि फिक्स है, एक नीचे वाला ब्लॉक हो गया ये फिक्स नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ऊपर 3 घिरनी है, नीचे 2 घिरनी है, मतलब दोनों में बेसिक सा डिफरेंस कितना डायग्राम में, कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों ब्लॉक पे बराबर घिरनियाँ लगी हैं, लेकिन इसमें ऊपर वाले में ज़्यादा है, नीचे वाले में एक कम है।
एक और इसका तीसरा डायग्राम बन सकता था कि नीचे हम 3 लगा देते, ऊपर 2 लगा देते। मतलब कहने का ये, यहाँ पर हम ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक में बराबर गिरनी भी रख सकते हैं या फिर किसी में ज़्यादा किसी में कम भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम इसके बनाए हैं। इतना क्लियर ना। चलिए बात करते हैं अब द्वितीय निकाय कहते किसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो द्वितीय निकाय में क्या होगा, 2 ब्लॉक होंगे, जबकि प्रथम निकाय जो आपने देखा था उसमें प्रत्येक गिरनी का अपना अलग ब्लॉक था। यानी कि जो हमने फर्स्ट निकाय बनाया था यहाँ पर ब्लॉक अलग था आपका, ये वाला जो अचल गिरनी थी। अगली गिरनी जो थी इसका ब्लॉक अपना अलग था, इसके बाद अगली गिरनी जो थी उस अगली वाली गिरनी का अलग ब्लॉक था। तो सभी के अपने अलग अलग ब्लॉक थे, ठीक है, प्रथम निकाय में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक होंगे। एक ऊपर वाला ब्लॉक हो गया जो फिक्स है और एक नीचे वाला ब्लॉक हो गया जो फिक्स नहीं है। ऐसे यहाँ पर देख लो आप, ऊपर फिक्स है नीचे फिक्स नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, आप लिखेंगे क्या, चित्र में गिरनियों का द्वितीय निकाय दिखाया गया है जिसमें क्या है, 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं। इसमें 2 ब्लॉक हैं दोस्तों। ऊपर वाला ब्लॉक कैसा, फिक्स है। ऊपरी ब्लॉक कैसा है, अचल है। अचल मतलब फिक्स है, ठीक है। तथा निचला ब्लॉक कैसा है, चल है। निचला ब्लॉक चल है। इतना समझ आ रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक अचल हो गया, फिक्स है, नीचे वाला चल है। 2 ब्लॉक होते हैं इसमें, ठीक है। अब ऊपर वाला फिक्स है तो ऊपर वाली जो गिरनियाँ होगी ये तो अचल गिरनी हो जाएंगी, नीचे वाली गिरनी कैसी हो जाएंगी, चल गिरनी हो जाएंगी। यहाँ तक समझ आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर इसमें रस्सियों की बात करें दोस्तों, तो पूरे निकाय में केवल 1 रस्सी का प्रयोग किया जाता है। केवल एक रस्सी का प्रयोग किया गया है पूरे निकाय में। आप देख सकते हैं 2 ब्लॉक हैं लेकिन रस्सी एक है। यहाँ से शुरू की रस्सी इस तरह से, फिर यहाँ से आ गई, इस पे आ गई, फिर यहाँ से चल के इस पे यूँ, और फिर यहाँ के फिक्स हो गई, ठीक है। सेम यहाँ भी यही है, एक सिरा ये है, फिर दूसरा सिरा देखिए कहाँ जा रहा है इसका, ऐसे सभी गिरनियों से होता हुआ पास हो रहा है, सभी से होकर के यहाँ लग गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूरे निकाय में 1 ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है। जबकि प्रथम निकाय में कितनी रस्सियां थी, जितनी चल गिरनी थी उतनी ही रस्सियां यूज की गई थी। बट यहाँ पर क्या, पूरे निकाय में केवल एक रस्सी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। केवल 1 रस्सी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, पूरे निकाय में। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे, रस्सी का एक सिरा। देखिए अब यहाँ पर रस्सी का सिरे, इसे देखें तो ये वाला एक सिरा इसका ऊपर वाले ब्लॉक से जुड़ा है, लेकिन इसमें देखें तो नीचे वाले ब्लॉक से जुड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब ऊपरी और निचली ब्लॉक में गिरनियों की संख्या समान हो तो उस केस में, देखिए यहाँ पर 3 थी, यहाँ भी 3 थी, तो जब ऊपरी और निचली ब्लॉक में रस्सियों की संख्या समान है तो उस केस में रस्सी का एक सिरा ऊपर वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा सभी गिरनियों से होते हुए ऊपर वाली गिरनी के मुक्त सिरे पर स्वतंत्र रूप से लटका होता है, जिस पर प्रयास P लगाते हैं। जबकि अगर ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक में समान गिरनी ना हो, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक में ज़्यादा गिरनी हो, नीचे वाले में कम गिरनी हो, तो इस केस में रस्सी का एक सिरा नीचे वाले ब्लॉक से बंधा होता है तथा दूसरा सिरा सभी गिरनियों से होता हुआ ऊपर वाली गिरनी से स्वतंत्र रूप से लटका होता है, जिस पर प्रयास P लगाते हैं। तो सीधे सीधे कह देना आप क्या, जब गिरनियों की संख्या समान होगी तो उस केस में एक सिरा ऊपर वाले ब्लॉक से जुड़ा होगा, और जब नीचे वाले ब्लॉक में एक गिरनी कम होगी ऊपर वाले ब्लॉक से, तो इस केस में रस्सी का एक सिरा नीचे वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है। पहचान लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि पूरे निकाय में एक ही रस्सी का यूज हुआ है, इसलिए पूरे निकाय में टेंशन सेम रहेगा। देखिए आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी T लगेगा, यहाँ भी T लगेगा, अंदर आएंगे इधर भी T, सब जगह T काम करेगा, क्योंकि एक ही रस्सी है तो तनाव भी सब जगह सेम होगा। इतना समझ आ रहा है यहाँ तक। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी, ठीक है। प्रयास कहाँ लगाते हैं, एक सिरे पर प्रयास लगाते हैं एंड उठाए जाने वाला भार नीचे वाले ब्लॉक पर लटकाते हैं। जब यहाँ से हम इसे खींचेंगे गिरनी घूमना शुरू करेगी, जब ये गिरनी घूमेगी तो ये ब्लॉक ऊपर उठेगा इस तरह से, तो वेट आपका ऊपर उठ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे डराइव करेंगे, ये तो थ्योरी होगी। इसके अलावा और थ्योरी आप स्लाइड में से देख देख के लिख सकते हैं जो आपको शो हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला छोटा सा है, उसे देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे निकल के आता है इसका। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या लिखेंगे आप, माना
सभी घिरनियों की संख्या, माना सभी घिरनियों की संख्या, जितनी भी घिरनी है दोस्तों सभी घिरनियों की संख्या n है। जबकि प्रथम निकाय में क्या था, केवल चल घिरनियों की संख्या n थी, लेकिन यहाँ पर सभी घिरनियों की संख्या n है। ऊपर वाली नीचे वाली दोनों ब्लॉक को मिला के टोटल घिरनियों की संख्या है n। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब ये तो हो गया n। इसके बाद अगर बात करें हम आगे, अगर आप ध्यान से देखें तो हम मान लिया हमने नीचे वाले ब्लॉक का जो भार है, यहाँ से यहाँ तक का भार, ऊपर का नहीं, केवल नीचे वाले ब्लॉक का भार लिख देते हैं। माना तो ऊपर लिख दिया, तथा करके लिख दीजिएगा, तथा निचले ब्लॉक का भार, निचले ब्लॉक का भार हमने मान लिया स्मॉल w है। ठीक है, और उठाया जाने वाला भार कितना है, उठाया गया भार मान लिया कैपिटल W है। ठीक है, इसके बाद लगाया गया प्रयास P है, लगाया गया प्रयास P। रस्सी में तनाव कितना है, तो रस्सी में तनाव T है, पूरे रस्सी में तनाव T, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, कहीं भी देख लो। ठीक है, अब अगर हम संतुलन की अवस्था में देखें तो संतुलन की अवस्था में दोस्तों, संतुलन की अवस्था क्या कहती है, तो संतुलन की अवस्था में ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल, तो ऊपर की ओर T लग रहा है। अब T कितनी जगह लग रहा है, तो इसमें T लगेगा, जितनी घिरनी है उतने ही T लगेंगे। ठीक है, प्रत्येक घिरनी के पास, तो N इंटू T कह देंगे हम। ये तो ऊपर की ओर हो गया, बराबर नीचे की ओर कितना लगेगा, एक तो उठाए जाने वाला भार ये वाला नीचे की ओर लटका हुआ है, और एक नीचे वाले ब्लॉक का जो स्मॉल w माना है ये वाला होगा। तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, कैपिटल W प्लस में स्मॉल w। समझ पा रहे हैं, कैपिटल W और स्मॉल w। यहाँ से T की वैल्यू निकाल देंगे, T क्या आ जाएगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w। ठीक है, अपॉन में n। अब चूंकि अगर आप देखें तो T बराबर क्या है, बहुत शोर होता है बाहर भाई। चूंकि T बराबर, अगर यहाँ देखेंगे आप ऊपर की ओर T लग रहा है, नीचे की ओर P, तो T और P आपस में बराबर हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं T और P बराबर हैं। T की जगह P लिख देंगे, तो यहाँ से प्रयास P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपॉन में n। ठीक है, ये हमारा प्रयास का फॉर्मूला हो गया, प्रयास। समझ पा रहे हैं। अब प्रयास P का फॉर्मूला ये आ गया, तो यहाँ से अगर हमें MA बताना हो, MA क्या हो जाएगा फिर, अब चूंकि MA होता है हमारा W अपॉन P, डेट मीन्स MA का जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों W यही रहेगा, और P की वैल्यू क्या है, कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपॉन में जो n है ये ऊपर चला जाएगा, इंटू में n यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये MA का फॉर्मूला भी हो गया। इस केस में जो BR का फॉर्मूला रहता है दोस्तों, BR का फॉर्मूला याद रखिएगा, केवल n के बराबर होता है, सभी घिरनियों की संख्या के बराबर हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है BR। क्लियर ना। प्रथम निकाय में क्या था, ये 2 की पावर n था, n वहाँ पर केवल चल घिरनियों की संख्या थी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर BR का फॉर्मूला n के बराबर होगा, और यहाँ पर n क्या है, सभी घिरनियों की संख्या है द्वितीय निकाय में। ठीक है, स्मॉल w निचले ब्लॉक का भार, निचले ब्लॉक पर चाहे जितनी भी घिरनी लगी हो टोटल निचले ब्लॉक का भार होता है ये, जबकि प्रथम निकाय में स्मॉल w प्रत्येक चल घिरनी का भार था। समझ पा रहे हैं। तो P का फॉर्मूला BR का और MA का फॉर्मूला हमने इसके लिए भी आपके सामने लिख दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को द्वितीय निकाय भी क्लियर हो गया होगा। अगले ही पार्ट में जो अगला पार्ट लेके आऊंगा मैं, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, फर्स्ट निकाय, सेकंड निकाय, थर्ड निकाय, तीनों का, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड और थर्ड सिस्टम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उससे ये सभी फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। अगले पार्ट में मैं केवल फॉर्मूले ही पहले समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे हमें याद हो जाए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी आपको डायग्राम के थ्रू याद रखनी है, कैसे कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, बात करते हैं अब तृतीय निकाय की, तो इसको रफ कर देते हैं और चलते हैं तीसरे निकाय की ओर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने घिरनियों के तृतीय निकाय की, यानी थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस। ये थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस जो होता है दोस्तों, बिल्कुल फर्स्ट सिस्टम के जैसा होता है। जैसे कि फर्स्ट सिस्टम में आपको बताया था कि उसमें चल घिरनी कितनी थी, चल घिरनियों की संख्या, चल घिरनियों की संख्या, चल घिरनियों की संख्या वहाँ 2 या 2 से अधिक थी। ठीक है, क्या थी, 2 या
2 से अधिक। तो यहाँ भी 2 या 2 से अधिक है, आप देख सकते हैं। ये भी चल घिरनी है, फिक्स नहीं है, ये भी चल है, ये भी चल है, केवल ये एक अचल है जो ऊपर से फिक्स कर रखी है। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, केवल एक अचल घिरनी। यानी अचल घिरनी कितनी होती है, अचल घिरनी की संख्या, तो अचल घिरनी की संख्या यहाँ पर दोस्तों 1 होती है। समझ पा रहे हैं। तो जैसे प्रथम निकाय में था वैसे ही थर्ड निकाय में है। क्या बोलेंगे हम, चित्र में घिरनियों का तृतीय निकाय दिखाया गया है जिसमें केवल एक चल घिरनी, अचल, जिसमें केवल एक अचल घिरनी है। ऊपर वाली कैसी है, अचल, यानी फिक्स पुली है, केवल एक अचल घिरनी है, तथा 2 या 2 से अधिक चल घिरनी है। 1 2 3 है, यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ये कैसी है, आपकी चल घिरनी है, चल सकती हैं, इनका ब्लॉक फिक्स नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ इतना समझ आया। इसके बाद दूसरी चीज़, प्रथम निकाय में क्या था, जितनी चल घिरनी थी उतनी ही रस्सियाँ यूज की गई थी। बट यहाँ पर क्या है, कुल घिरनियों के बराबर रस्सियों की संख्या है। यहाँ चल और अचल दोनों मिलाकर के जितनी घिरनी है, रस्सियों की संख्या कितनी है, रस्सियों की संख्या यहाँ बराबर है कुल चल तथा अचल, चल तथा अचल घिरनियों की संख्या के बराबर है ना, घिरनियों की संख्या, चल तथा अचल घिरनियों की संख्या के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट सभी को क्लियर हुए। क्या, 2 या 2 से अधिक चल घिरनी है, केवल एक अचल घिरनी है। ऊपर वाली रस्सियों की संख्या देखिए, एक गिरनी है तो एक रस्सी, दूसरी गिरनी दूसरी रस्सी, तीसरी गिरनी तीसरी रस्सी, चौथी गिरनी चौथी रस्सी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगर बात करें रस्सियों के सिरे की, तो प्रत्येक रस्सी का एक सिरा नीचे किसी आलंब से यहाँ पर क्या आपने बांध दिया या किसी आधार से नीचे बांध रखा है, जिस पर भार W लटकाया जाता है, उठाई जाने वाला भार W लटकाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक रस्सी का एक सिरा नीचे किसी आधार से बंधा होता है जिस पर उठाए जाने वाला भार W लटकाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रत्येक रस्सी का दूसरा सिरा नीचे वाली रस्सी के केंद्र से जुड़ा होता है। देख लीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, दूसरी घिरनी के ब्लॉक से या केंद्र से जुड़ा होता है। एंड अंतिम रस्सी का दूसरा सिरा नीचे स्वतंत्र रूप से लटका होता है जिस पर प्रयास P लगाते हैं। इतना समझ आ रहा है। अब 4 घिरनी है तो चारों घिरनी में अलग अलग 4 रस्सी हैं तो चारों रस्सी में अलग अलग तनाव होगा। पहली रस्सी में T1 तनाव, दूसरी रस्सी में T2 तनाव, तीसरी रस्सी में T3, चौथी रस्सी में T4 तनाव आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो इसकी थ्योरी है। उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम देख के थ्योरी इजीली समझ में आ रही होगी। अब डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना, थ्योरी आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। प्रथम निकाय में हमने P का फॉर्मूला देखा, द्वितीय निकाय में P का फॉर्मूला देखा, दोनों का डेरिवेशन भी किया। अब इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है और आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, वहाँ से देख के आप लिख लेना डेरिवेशन को। ठीक है, और अगर डेरिवेशन आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रथम निकाय की तरह आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट सिस्टम की तरह ही करना है आपको। जैसे यहाँ पर संतुलन का नियम लगाएंगे आप, यहाँ से देखेंगे ऊपर की ओर T1 लग रहा है ये वाला, तो यहाँ पर T1 हो जाएगा T2, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। बट प्रथम में और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर अंतर ये है कि वहाँ पर हमने P का फॉर्मूला डेराइव किया था, यहाँ पर हम कैपिटल W का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। उठाया गया भार कैपिटल W डेराइव करते हैं, और ये जो कैपिटल W निकल के आता है इसका फॉर्मूला दोस्तों डेराइव होके आएगा कैपिटल W इक्वल टू P, कैपिटल W इक्वल टू आएगा P ब्रैकेट में, मैं लिख ही देता हूँ एक बार देख के फॉर्मूला, फिर आपको समझा भी देंगे इसे। तो ये लास्ट फॉर्मूला था हमारा, P⁴ प्लस में स्मॉल w और ब्रैकेट में 2n -n-1। यहाँ पर w का फॉर्मूला डेराइव होके आता है ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें वेग अनुपात जिसे हम BR बोलते हैं, यहाँ पर BR का फॉर्मूला होगा 2n-1। ठीक है, 2n-1।
प्रथम निकाय में बी आर था 2 की पावर n, जहाँ पर n चल घिरनियों की संख्या थी। द्वितीय निकाय में बी आर का फॉर्मूला था n, जहाँ पर n कुल घिरनियों की संख्या थी। यहाँ पर बी आर का फॉर्मूला 2 की पावर n-1 और यहाँ पर जो n है कुल घिरनियों की संख्या है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगर हम यहाँ से एम ए निकालना चाहें दोस्तों तो एम ए क्या होता है, W/P होता है। ठीक है, तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू जो डेराइव की है उसे रख देंगे P ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 प्लस स्मॉल w ब्रैकेट में 2 की पावर n-1, ठीक है, अपॉन में नीचे P। इस तरह से यहाँ पर एम ए का फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं बहुत इजीली। समझ पा रहे हैं?